हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मार्क। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जेई अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जेईएन के एग्ज़ाम हैं, सारे जेईएन एग्ज़ामों के यहाँ पे पीवाईक्यू का डिस्कशन हो रहा है। तो हम लोगों ने पावर प्लांट शुरू किया था सबसे पहले, उसमें हम लोगों ने बॉयलर ख़त्म कर लिया, स्टीम टरबाइन ख़त्म कर लिया, फिर हम लोगों ने स्टीम नोजल ख़त्म कर लिया, स्टीम पावर प्लांट भी ख़त्म कर लिया पूरे बेहतरीन तरीके से। हम लोगों ने उसमें जैसे बॉयलर में 67 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है, नोजल में हम लोगों ने 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। अब वो 30 क्वेश्चन नहीं है, उनका जस्ट डबल कर लो आप, क्योंकि उनके पूरे पीवाईक्यू के ऑप्शन को एकदम बढ़िया से इलोबरेट करके बताया है मैंने कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो भी बताया है। नोजल में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चन इसमें एसएससी जेई में भी आते हैं, आरआरबी जेई में भी आते हैं, आपका राजस्थान जेई में भी आता है, झारखंड जेई में भी आता है। तो अगर आपने स्टीम नोजल नहीं देखा है तो जाके आप देखो, उसका भी डिस्क्रिप्शन ये इसमें यूट्यूब पे ही आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हो। और ये जो सारी पीडीएफ है ना, वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अभी तक आपने पूरा बेहतरीन तरीके से ये खत्म कर लिया। अब एसएससी जेई में टाइम नहीं है यार, अक्टूबर में एग्जाम है, तो बेहतरीन तरीके से लग जाओ आप, प्रैक्टिस करो आप। यहां पे जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन की वो मैं करूंगा। आपका काम सिर्फ टेस्ट देके अपने आप को एनालाइज करना है कि हम सबसे पहला काम क्या होगा टेस्ट देने से, कि आप ये देख पाओगे कि आप 2 घंटे में आप क्वेश्चन को ये आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना है, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। जो नए लोग हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप 120 मिनट में अगर आपने टेस्ट नहीं दे रखा है, आपने उस तरीके से टेस्ट देना चाहिए जिस तरीके से एसएससी जेई में आता है, उससे आपकी स्पीड मजबूत होगी, ये आप जान लो। तो आपको तो टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले तो आप 120 मिनट में 200 क्वेश्चन देख तो पाओ। लोगों के क्वेश्चन छूटते हैं और जो पहली बार दे रहे हैं वो तो ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करें। इसीलिए आपको कम से कम 8 से 10 मॉक लगाने की ज़रूरत है, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको उस तरीके से फिर आपको जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो आपको नया कुछ नहीं लगेगा। तो आप इस चीज के लिए सजग हो जाओ, जो नए लोग भी हैं, कि कैसे 120 मिनट में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हमको। तो बहुत दिन रह नहीं गया है, और पावर प्लांट में भी सारे टॉपिक यार लगभग खत्म है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जैसे बॉयलर है, 67 क्वेश्चन कराया मैंने, बॉयलर परफॉर्मेंस तक कराया है। आप देखो जाके, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, उसमें न्यूमेरिकल आ रहे हैं, इवेपोरेशन फैक्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जाके उस चीज को देखो, बॉयलर इफिशियंसी से न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, पीवाईक्यू के साथ पूरा डिस्कस किया है। इसी तरह स्टीम नोजल को भी डिस्कस किया है कि कैसे आप कन्वर्जिंग नोजल बताओगे, डाइवर्जिंग नोजल बताओगे। रिलेशन एरिया वेरिएशन में हम लोगों ने निकाला था, बहुत बढ़िया फॉर्मूला निकाला था। वहां से हम लोगों ने स्टेगनेंट पॉइंट की बातें की थी, स्टेगनेंट पॉइंट से फिर हम लोगों ने क्रिटिकल की बातें की थी। फिर हम लोगों ने ये बताया था यार कि सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम लोगों ने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं और इससे क्वेश्चन आया है आपके सामने, मैंने सॉल्व कराया। अगर आप अभी आज से जुड़ रहे हो तो आप जाके उसको देख लो, और आपको पावर प्लांट में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी गारंटी मेरी। जितना मैंने अभी तक बताया है उससे बाहर कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना यार। स्टीम नोजल में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताते लोग, मैंने वो भी बताया, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना उसके भी क्वेश्चन कराए और आया हुआ है। आप एसएससी जेई की पीवाईक्यू देखो ना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम को निकालने का पहला तरीका पीवाईक्यू होता है। आप पीवाईक्यू में देख लो, नोजल से 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए।
कोई चीज छोड़ के जाना नहीं। मैं रोज की तरह आज भी आपको बता दे रहा हूं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर में हो तो आपको 100 में 80 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा टेक्निकल में। रियलिटी जानो आप, रियलिटी। जीएस में यार नहीं हो पाता है। 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर ले रहे हो ना जीएस में, तो बहुत अच्छी बात है। आप स्कोर टेक्निकल और रीजनिंग में ही कर पाओगे। तो टेक्निकल को इस तरीके से मजबूत करो कि आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ये रियलिटी है। कोई आपको और कुछ बता रहा है तो आप एग्जाम दे लोगे, खुद ही पता चल जाएगा। तो टेक्निकल इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 120 मिनट में आपके 200 क्वेश्चन गो थ्रू हो जाने चाहिए। उसके लिए जरूरी टेस्ट है। बाकी पीवाईक्यू में करा ही रहा हूं। तो पीवाईक्यू में जो हम लोगों ने लास्ट में स्टीम पावर प्लांट खत्म किया था यार, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से किया था। उसमें हम लोगों ने जो स्टीम टरबाइन में आपके और क्वेश्चन भी बन सकते थे आपके रैंकाइन साइकिल से, वो भी कराया था। ब्लीडिंग के बारे में बताया था, डीएरेटर के बारे में बताया था, रीजनरेशन बताया था, रीहीट बताया था। बॉयलर प्रेशर को बढ़ाएंगे, कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो उसके परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। जब कंडेंसर प्रेशर को लो करते थे तो उसमें एफिशिएंसी तो इंक्रीज करती थी, लेकिन क्या गड़बड़ी होती थी, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट उसमें क्या हो जाता था, ज्यादा हो जाता था। तो ये सब बातें हो चुकी हैं। आज उसी टर्म में आगे बढ़ते हैं और आप गैस टरबाइन की बात करते हैं, ब्रेटॉन साइकिल। इसके भी क्वेश्चन बहुत तो नहीं आया एसएससी जेईई में, लेकिन आ सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं आया, लेकिन जितना आया है सिर्फ उसी पे बात करेंगे। और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जितनी सारी चीजें इसमें मैं बताऊंगा वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, कोई नया प्रोसेस इसमें नहीं है। ये नाम ही देखो आप, गैस टरबाइन। ये है गैस टरबाइन। ब्रेटॉन साइकिल सबसे पहले तो आपका इसका नाम ही पूछ लेता है। ब्रेटॉन साइकिल को ही जूल साइकिल कहते हैं। ये चीज तो पहले आप समझो इस बात को। इस नाम पे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रेटॉन साइकिल को और क्या बोल सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे, इसको जूल साइकिल भी बोलते हैं, जूल साइकिल भी बोलते हैं। पहला तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि ब्रेटॉन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, जूल साइकिल भी बोलते हैं। गैस टरबाइन साइकिल आ जाए तो उसमें आप जानोगे कि उसको ब्रेटॉन साइकिल भी बोलते हैं और जूल साइकिल भी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है आपका कि इनमें से ब्रेटॉन साइकिल को और क्या बोलते हैं। एक तो ये तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आपने जब मैंने रैंकाइन साइकिल पढ़ाई थी आपको, तो रैंकाइन साइकिल मैंने यार आपको बताया था कि वहां पे कौन कौन सी डिवाइस लगी होती है यार। एक बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, कंडेंसर होता है और पंप होता है। वहां पे कौन कौन से प्रोसेस होते थे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। यहां पे देखो आप ब्रेटॉन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल आपका क्या है, रोटेटरी इंटरनल कंबशन इंजन है। ये रोटेटरी इंटरनल कंबशन इंजन, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका क्या क्या होता है, इसमें आपका कंप्रेसर होता है, आपका कंबशन चैम्बर होता है, आपका टरबाइन होता है। और ये दो तरीके से होता है, एक ओपन साइकिल गैस टरबाइन और एक होता है क्लोज साइकिल। तो अभी तक आपने गैस टरबाइन के बारे में क्या जाना यार। गैस टरबाइन को ब्रेटॉन साइकिल बोलते हैं, जूल साइकिल बोलते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर के बाद आपका ये कंबशन चैम्बर लगा होता है और आपका उसके बाद टरबाइन लगा होता है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्या आपका ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज्ड गैस टरबाइन। जितनी चीजें आ रही हैं, क्योंकि इसको खत्म करेंगे, क्योंकि ज्यादा यार इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे, जो पॉसिबिलिटी है पूछने की वही बात करेंगे। जिससे ज्यादा पूछते थे वो टॉपिक मैं पहले ही करा चुका हूं, लेकिन इसको जानने की जरूरत है। अगर आप इसको जानते नहीं रहोगे और क्वेश्चन पूछ लेगा, अपने को तो वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है ना यार, कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है यार। रेडार में जितने क्वेश्चन है सारे सही होने चाहिए, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो गैस टरबाइन में आपने ये सुना कि आपका क्या है, आपका ये कंप्रेसर है, कंबशन चेंबर है और आपका हीट एक्सचेंजर जिसे बोल सकते हो आप, हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंज करती है। फिर आपका ये क्या है, टरबाइन है और फिर आपका ये क्या है,
इधर हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर, कंप्रेसर, टरबाइन, ये है। इतनी बात आप समझ में आ गई। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन साइकिल गैस टरबाइन और एक क्या है, क्लोज्ड गैस टरबाइन। ओपन साइकिल में क्या हो रहा है, जो इसमें एंट्री होती है ना एटमॉस्फेरिक से ही होती है, एटमॉस्फेरिक पे होती है, और जो एग्जिट भी हो रही है वो कहां पे हो रहा है, एटमॉस्फेरिक पे। ये देखो एटमॉस्फेरिक पे हो रहा है। तो ओपन साइकिल को आप कैसे देख सकते हो, देखो ये नाम से ही सजेस्ट कर रहा है ओपन साइकिल, यानी जो इसमें एंट्री पॉइंट है वो भी एटमॉस्फेरिक पे हो रहा है और जो एग्जिट है वो भी एटमॉस्फेरिक पे हो रहा है। पार्ट वही है, सब कुछ वही है, कुछ इसमें चेंज नहीं, लेकिन जो एंट्री और एग्जिट है वो एटमॉस्फेरिक हो रहा है। जो वर्किंग फ्लूइड है आपका वो एटमॉस्फेरिक पे हो रहा है और जो एग्जिट भी है वो भी क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट भी कहां पे हो रहा है, एटमॉस्फेरिक पे हो रहा है। ये आपका क्या हो गया, ओपन साइकिल गैस टरबाइन हो गया। समझ में आ गई बात। ओपन साइकिल में क्या होगा, अगर ओपन साइकिल में ये अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें एक लाइन लिखी रहेगी, जो आपका वर्किंग फ्लूइड है ना वो इंटर भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में करेगा और जो एग्जॉस्ट है वो भी आप कहां करेगा, एटमॉस्फेरिक। क्लोज्ड में क्या है यार, क्लोज्ड मतलब कन्फाइंड कर देते हैं। क्लोज का मतलब क्या होता है, कन्फाइंड कर देते हैं। वर्किंग फ्लूइड वही है, अब यहां से तो एटमॉस्फेरिक पे करते थे और एग्जॉस्ट भी एटमॉस्फेरिक पे करते थे, लेकिन यहां पे अब क्या कर दिया गया, साइकिल बना दी गई क्लोज। यहां पे जो अब वर्किंग फ्लूइड होगा वो कन्फाइंड होगा। कन्फाइंड मतलब वही बार बार जाएगा, उसी को यूटिलाइज करेंगे। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ओपन गैस साइकिल के क्या एडवांटेजेस है ये आप जान लो। इसमें क्या आप कर सकते हो, मैंने इसमें क्या बोला, ये कन्फाइंड हो गया, एक बार जो आपने इसमें डाला वही बार बार साइकिल में जाएगा। लेकिन यहां पे आप क्या कर सकते हो, एंट्री और एग्जिट आपका कन्फाइंड नहीं है, तो आप यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स का यूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स का यूज कर सकते हो। ये चीज आपको एकदम समझ में आ जानी चाहिए, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसमें तो यार डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कन्फाइंड हो गया, एक बार जो आपने एंट्री करा दी वो फ्यूल्स आपका इसी में चलता रहेगा साइक्लिक प्रोसेस। और यहां पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल का यूज कर सकते हो, ये आप जानो। पहला हो गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल यूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल के फ्यूल आप यहां पे यूज कर सकते हो इसमें। दूसरा क्या, ये लार्ज वॉल्यूम को हैंडल कर सकता है और इसके जो पार्ट लगे होते हैं ना वो सिंपल कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन भी तो सिंपल है, कंप्रेसर है और आपका ये टरबाइन और कंबसन चेंबर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल का यूज कर सकते हो। तो जब कभी भी आपको यह बात अब बताए ना कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज गैस टरबाइन में डिफरेंस क्या है, तो आपको दो तीन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इसमें क्या है कि एंट्री भी एटमॉस्फेरिक पे हो रहा है और एग्जिट भी कहां पे, एटमॉस्फेरिक पे हो रहा है, एटमॉस्फेयर पे। वर्किंग फ्लूइड इंटर भी आपका एटमॉस्फेयर से हो रहा है और एग्जॉस्ट भी आपका जो हो रहा है कहां पे, एटमॉस्फेयर। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो वर्किंग फ्लूइड है वो कन्फाइंड है, वो वही साइकिल में घूमता रहेगा। दूसरा कि यहां पे तो यार डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स यूज कर सकते हो आप, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल यूज कर सकते हो, यहां पे ऐसा नहीं। ये लार्ज वॉल्यूम को हैंडल कर लेगा आराम से और इसका कंस्ट्रक्शन भी क्या है, इजी है। तो ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी कि ओपन गैस साइकिल और क्लोज्ड गैस साइकिल में क्या डिफरेंस है। इतना ही पूछा जाएगा इसमें, अभी पूछा नहीं गया इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन जेईई में जो अगर पूछा भी जाएगा ना तो ये एडवांटेज पूछ सकता है। तो पहला एडवांटेज क्या है इसमें कि यार डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल यूज कर सकते हैं, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन और लार्ज वॉल्यूम को हैंडल कर सकता है। तीन है बस। अब बात करते हैं साइकिल की। जी, जो ये आपका है, आप देखो ये आपका क्या है, कंप्रेसर है, ये आपका क्या है, कंप्रेसर है, ये आपका क्या है, टरबाइन है, और ये आपका क्या है, आपका कंबशन चेंबर है या हीट एक्सचेंजर बोल सकते हो। जी,
एक चीज आप ध्यान से देखो, इसमें भी जरा ध्यान से सुनना, कंप्रेशर है तो क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशर, प्रेशर को बढ़ाएंगे, कंप्रेशर में क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। पहला प्रोसेस 1 से 2 क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 1 से 2 अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। पहला क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये कंप्रेशर की बात है, ये प्रोसेस कौन सा है, 1 से 2, प्रोसेस कौन सा है, 1 से 2, ये होगी रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही क्या बोलते हैं हम, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक को क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आइसेंट्रोपिक। अगर प्रोसेस में दे दे, ये जरूरी है, ये जो टर्म है ना रिवर्सिबल का मतलब ये है कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन के आते ही रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला अगर प्रोसेस पूछ लिया कि ब्रेटॉन साइकिल में जो पहला प्रोसेस है कंप्रेशन में कौन सा प्रोसेस होता है, तो आप बोलोगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। आप एडियाबैटिक कंप्रेशन नहीं बोलोगे, गलत हो जाएगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। इस चीज को आपको बार बार ध्यान रखना, कंप्रेशन। सेकंड क्या है, जरा ध्यान से देखो जरा, सेकंड क्या है, यहां ये हीट एडिशन हो रहा है, और ये हीट एडिशन किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। तो सेकंड जो है आपका वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये प्रोसेस आपका 2 से 3 हो गया। अब थर्ड क्या है, थर्ड में क्या लगा है आपका, देखो टरबाइन का काम क्या होता है, एक्सपेंशन करता है, प्रेशर को लो प्रेशर पे ले आता है, हाई प्रेशर, टरबाइन का काम। तो थर्ड प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जो थर्ड हो गया वो हो गया आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये आपकी प्रोसेस कौन सा हो गया, 3 से 4। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब क्या है, आइसेंट्रोपिक, ये बता चुका है। अब चौथा क्या है, जरा देखो, जो हीट रिजेक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। क्या है चौथा प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये प्रोसेस कौन सा है आपका, 4 से 1। तुरंत करेंगे यार। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो वो कहीं और भी तो देखा है, बताओ कहां देखा है ये प्रोसेस। अरे यार, अभी पिछले ही क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने रैंकाइन साइकिल, वहां पे भी क्या होता था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता था पंप में, फिर आपका हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर होता था, फिर टरबाइन होता था, रिवर्सिबल आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये रैंकाइन साइकिल में भी तो होता है। जब वहां पे भी ये प्रोसेस हो रहा था, ब्रेटॉन साइकिल में भी प्रोसेस हो रहा था, तो क्या जरूरत थी ब्रेटॉन साइकिल की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंकाइन साइकिल एंड ब्रेटॉन साइकिल, क्योंकि प्रोसेस तो सेम है, तो क्या जरूरत थी ब्रेटॉन साइकिल की।
आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार कि आप प्रोसेस बताओ दो रैंकाइन साइकिल का और ब्रेटॉन साइकिल का। तो आप रैंकाइन साइकिल में भी यही बताओगे यार, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। वो तुरंत आपसे कहेगा ये तो ब्रेटॉन साइकिल का भी प्रोसेस है, या आपसे ही पूछ लेगा कि ब्रेटॉन साइकिल में क्या होता है, फिर आप ये चारों प्रोसेस बता दो। फिर वो पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंकाइन साइकिल एंड ब्रेटॉन साइकिल। तो क्या बताओगे आप? वहां पे रैंकाइन साइकिल में फेस चेंज होता था, रैंकाइन साइकिल में फेस चेंज होता था। बॉयलर से फीड वाटर जाता था, बॉयलर में जाता था, फिर उसको वो हम क्या करते थे, स्टीम बनाते थे, वेपर बनाते थे, लिक्विड टू गैसेस फॉर्म में खत्म होता था। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे फेस चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे सिर्फ ये नाम से ही सजेस्ट हो रहा है गैस टरबाइन, यहां पे फेस चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ यहां पे आप गैसियस फॉर्म में यूज करोगे आप। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए और आपको ये डाउट उठना चाहिए यार कि रैंकाइन साइकिल में भी यार हमने यही प्रोसेस पढ़ा है, सारी चीजें यही होती हैं, और ब्रेटॉन साइकिल में भी हम यही पढ़ रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वहां पे आपको क्या है पता चला कि वहां पे वेपर जो हमारा लिक्विड टू वेपर फेज में जाता था, यानी लिक्विड और गैसियस फेज दोनों में होता है। वाटर वहां पे लिक्विड फेज में भी होता है, गैसियस फेज वेपर फेज में भी होता है। यहां पे फेज चेंज नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंकाइन साइकिल एंड ब्रेटॉन साइकिल। कोई आपसे पूछे तो अब ये आप बता सको, किसी भी इंटरव्यू में भी आप जा रहे हो तो ये पूछ सकते, पहला बेसिक क्वेश्चन यही होगा आपसे। तो इस चीज को आप समझ लो कि क्या डिफरेंस है रैंकाइन साइकिल और ब्रेटॉन साइकिल। अब बात कर लेते हैं यार इसकी, जैसे उसमें निकालते थे, अब इसमें थोड़ा मैं तेज चलूंगा यार, क्योंकि ये काम हम लोग पहले कर चुके हैं। इसमें जो, क्योंकि ये जितनी साइकिल आपको रैंकाइन साइकिल में भी बताया था मैंने, तो ये अब मैं थोड़ा तेजी के साथ चलूंगा। जितनी चीजें आती बस उसी को करना है। आओ देखो जरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक बात बताओ। ये तो मैंने बता ही दिया कि जो प्रोसेस 1 से 2 था वो क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये आपका पीवी डायग्राम है, ये आपका टीएस डायग्राम है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये तो मेरे को बार बार अब बताने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अगर एक बात बताओ, अब अगर हम टीएस डायग्राम में बात करें कि ये 3 पॉइंट का जो एंट्री पॉइंट टरबाइन का अगर उसकी एंथैल्पी H3 है, और 4 पॉइंट का ये अगर H4 है, और यहां पे 2 पॉइंट का H2 है, और यहां पे 1 है H1, तो एक बात कर सकते हैं यार। यहां पे क्या बात कर सकते हो आप? यहां से हम यार वर्क डन, हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्शन सब निकाल सकते हैं। और मैंने ये बताया था आपको स्टीम टरबाइन में भी जब ये निकाला था कि ये हम कहां से निकालते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से निकालते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसको तुरंत करेंगे यार, तुरंत करेंगे। एक यहां पे टर्म, एक बात बताओ, ये रिलेशन भी आप थर्मोडायनेमिक्स पे निकालते हो, जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इस चीज का यूज आपको करना पड़ेगा इसमें इफिशियंसी निकालने के लिए। आपने आइसेंट्रोपिक प्रोसेस सुना है, और इसमें हम लोग जो वर्किंग फ्लूइड लेते हैं, आप कौन कौन से ले सकते हो, एयर ले सकते हो, हीलियम ले सकते हो, आर्गन ले सकते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो। जो वर्किंग फ्लूइड हो सकता है गैस, ब्रेटॉन साइकिल, जूल साइकिल में ये ले सकते हो आप, मतलब गैस ले सकते हो, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर। तो ये जो आप मान लो एयर के लिए अगर हम बात करें, एक एयर के लिए बात करते हैं अगर, तो ये जो आपका ये प्रोसेस है 1 से 2, ये क्या है आपका, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक में आपने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन जानते हो, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन है, अगर हम निकालें कि T2/T1 की अगर बात करें हम, T2/T1 की, तो क्या रिलेशन आता है प्रेशर में, P2/P1 इक्वल्स टू गामा -1/गामा, यही तो आता है।
ये बताया भी है मैंने, नोजल में पूरा बताया था कैसे आता है, और ये थर्मोडायनेमिक्स में भी आप जानते हो, ये जानते हो आप, ये आपके लिए नया नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है 2 से 3, 2 से ये 1 से 2, वो आपका कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है। वहां से आप टेम्परेचर और प्रेशर के बीच अगर रिलेशन निकालोगे तो ये आएगा। फिर अगर आप ये 3 से 4 की अगर बात करोगे, 3 से अगर 4 की बात करोगे आप, 3 से 4 में भी क्या हो रहा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो यहां से भी रिलेशन जब निकालोगे P3 अपॉन P4, वो कितना आ जाएगा? गामा -1 अपॉन गामा। यही तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो P2 अपॉन P1 है, ये जो P2 अपॉन P1 है, ये प्रेशर रेशियो है, प्रेशर रेशियो है, आरपी। इसको कैसे दिखाते हैं? आरपी से। इसको कैसे दिखाते हैं? आरपी से। तो जो रिलेशन आ जाएगा T2 अपॉन T1 का, जरा ध्यान से देखना, T2 अपॉन T1 का जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा आरपी की पावर गामा -1 अपॉन गामा। सेम इस यहां पे भी आ जाएगा यार कि आरपी की पावर गामा -1 अपॉन गामा। यहां से एक चीज और ये हम नोटिस किए यहां पे, क्या कि जो ये अपना T2 अपॉन T1 है वो किसके बराबर आ रहा है? T3 अपॉन T4 की। ये भी तो यहां से नोटिस किया, बस देखते जाओ, देखते जाओ। ये चीजें बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके किस में जरूरत पड़ेगी, ये आपके एफिशिएंसी में निकालने की जरूरत पड़ेगी, एफिशिएंसी निकालने की जरूरत पड़ेगी। बस एक चीज मैंने साइकिल में जब बताया था, रैंकाइन साइकिल में, कि जो साइकिल में टोटल वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? टोटल वर्क डन टोटल हीट सप्लाइड के बराबर होता है। तो अगर इफिशियंसी हम ब्रेटॉन साइकिल की लिखें, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जरा, अगर हम इफिशियंसी इसकी लिखें तो कैसे लिखेंगे? जरा देखो आप, इफिशियंसी का क्या होगा मतलब? टोटल वर्क अपॉन क्यू सप्लाइड। बेसिक फॉर्मूले से जाते हैं यार, बेसिक फॉर्मूले से। अब मैंने क्या बोला है कि जो आपका ये W टोटल है, W टोटल आपका क्या हो जाएगा? W टोटल आपका हो जाएगा वर्क ऑफ टरबाइन, और कंप्रेसर का निगेटिव है इसलिए यहां पे कंप्रेसर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। लिखोगे तो आप प्लस W टरबाइन, मैंने कंफ्यूजन आपको बताया था स्टीम टरबाइन कि हमेशा आप फॉर्मूले में प्लस लिखोगे आप, बाद में आप कंप्रेसर का वर्क निगेटिव है तो बाद में आप यहां पे लिखोगे कि WT माइनस WC अपॉन Q सप्लाई। अब बस ये हम जानते हैं कि जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क जो है, एक चीज तो ये भी जानते हैं कि जो टोटल वर्क है वो टोटल हीट के बराबर है, Q टोटल Q के बराबर है। तो यानी W आपका टरबाइन प्लस W कंप्रेसर Q सप्लाइड प्लस Q रिजेक्शन के बराबर है, यानी ये चीज तो आप जानते ही हो। तो अगर इफिशियंसी की हम बात करें, जरा ध्यान से देखना, अगर हम इफिशियंसी की बात करें तुरंत निकालेंगे यार। इफिशियंसी की अगर हम बात करें, अगर हम इफिशियंसी की बात करें इसके, तो इफिशियंसी में हमने क्या देखा था यार कि टोटल वर्क डन अपॉन क्यू सप्लाइड था। तो टोटल वर्क डन की जगह पे क्या लिख सकते हो? क्यू सप्लाइड प्लस क्यू आर अपॉन क्यू सप्लाइड। ये प्लस में क्यों लिख रहा हूं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मैं क्यों लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, वहां न्यूमेरिकल का भी आ गया ना तो प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये आप चीज ध्यान रखना कि प्लस माइनस में बहुत दिक्कत होता है वहां पे। इस वजह से इस फॉर्मूले को मैं हमेशा इस तरीके से लिखता हूं, हमेशा किस तरीके से लिखता हूं, जरा देखो आप, इस तरीके से लिखता हूं। अब यहां पे क्या लिख सकते हो आप कि जो आपकी इफिशियंसी है वो क्या है, वो आपकी क्या हो जाएगी यहां पे QS माइनस QR अपॉन QS। अब यहां से क्या लिख सकते हो? 1 माइनस QR अपॉन QS, ये लिख सकते हो, यही तो लिख सकते हो। अब QR देखो जरा क्या है, अगर हम यहां से QR की वैल्यू निकालें, अगर हम यहां से QR की वैल्यू निकालें तो जो Q रिजेक्शन आपका है वो क्या है? T4 माइनस T1, और आपका Q सप्लाइड कितना है? T3 माइनस T1। Q सप्लाइड क्या है आपका? जो Q सप्लाइड है आपका वो क्या है? T3 माइनस T2। बड़ा ध्यान से देखते जाओ, इफिशियंसी निकालना है।
लास्ट में आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, लेकिन कैसे निकालते हैं वो देख लो, आप तुरंत देखेंगे। यहां से अब निकाल लो यार, क्या किया, 1 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाली थी यार हम लोगों ने, क्यू आर की वैल्यू निकाली T4 माइनस T1, तो यहां पे हमने लिखा T4 माइनस T1। और क्यू सप्लाइड की वैल्यू कितनी निकाली थी, क्यू सप्लाइड की वैल्यू हमने निकाली थी T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। समझ में आई बात, समझ में आई। अब यहां से एक काम कर सकते हो, जरा ध्यान से देखना यार, कितना बढ़िया रिजल्ट निकलेगा। यहां से T1 कॉमन ले लो, यहां से T1 कॉमन ले लो, और यहां से T2 कॉमन ले लो। यहां क्या आ जाएगा, T4 अपॉन T1 माइनस 1, और यहां से क्या आ जाएगा, T3 अपॉन T2 माइनस 1। यह है, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज आप ध्यान से देखो, मैंने ये क्या निकलवाया है, ये जरा देखो, यहां से मैंने ये इसीलिए निकाला था कि एफिशिएंसी में यूज करें। तो आपने यहां पे क्या देखा कि T2 अपॉन T1, आपने क्या देखा यहां पे आपने देखा कि जो आपका T2 अपॉन T1 है वो आपके T3 अपॉन T4 के बराबर है, वहां से देखा, वहां से T2 अपॉन T1 T3 अपॉन T4 के बराबर है। अब एक काम करो, एक काम ये कर सकते हो आप, अगर इसको रीअरेंज करो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि T4 अपॉन T1 इक्वल्स टू T3 अपॉन T1, यही तो है। T4 अपॉन T1 को क्या लिख सकते हो, T3 अपॉन T2, यही तो लिख सकते हो। रख दो जरा इफिशियंसी, जब इफिशियंसी में आप रखोगे 1 माइनस T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2, और ये आपका T4 अपॉन T1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, T3 अपॉन T2, T3 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T3 अपॉन T2 माइनस 1, कट गया। तो जो इफिशियंसी आपकी आई वो क्या आई, 1 अपॉन T1 अपॉन T2। एक तो ये इफिशियंसी आई, देखो जरा क्या बेहतरीन तरीके से इफिशियंसी निकाला, कोई इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए यार, आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए इसमें। इस चीज को आप ध्यान से देख लो। अब एक चीज और हमने देखा था यार, जो T1 अपॉन T2 है, T2 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है, RP की पावर गामा माइनस 1, RP की पावर गामा माइनस 1। यहां से देखो आप, तो हमने एक चीज और देखा, यहां से क्या देखा कि जो हमारा यार T2 अपॉन T1 है, जो आपका T2 अपॉन T1 है वो आपका क्या है, P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब यहां पे क्या करोगे आप, इसमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 1 अपॉन T2 अपॉन T1, ये इक्वेशन 1 बोल दो। इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, T1 को नीचे ले जा सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करोगे आप, अब इसमें करोगे आप कि इफिशियंसी जो आपकी आ जाएगी वो आएगी 1 माइनस 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ये सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये कि इफिशियंसी ऑफ ब्रेटॉन साइकिल, इफिशियंसी ऑफ ब्रेटॉन साइकिल क्या आता है, 1 माइनस 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये आपकी इफिशियंसी का फॉर्मूला है, ये आपकी इफिशियंसी का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे निकाला है आप ये खुद ही देख लो, आपको कैसे निकालना है उससे मतलब नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला निकाला है। आपको सिर्फ जानने की जरूरत क्या है कि ये किस तरीके से लिखते हैं, ये जितना मैंने लिखा है इस तरीकों को कैसे लिखते हैं, आपको बस ये जानने की जरूरत है। और थोड़े क्वेश्चन कर लें, क्योंकि थोड़ा सा आप ये पढ़ के थोड़ा सा बोर सा हो रहे होगे कि यार क्या यूटिलाइज है इन सब का। और देखो जरा क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गैस टरबाइन वर्क्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग साइकिल। बताओ आप, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आया, देखो लाइन लगी है कितनी बार आया है, बेसिक क्वेश्चन इससे आता है आपका। 2021 में आया है, 17 में आया, 16 में आया और 15 में आया कि गैस टरबाइन वर्क ऑन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग साइकिल। रैंकाइन साइकिल नहीं यार, ड्यूअल साइकिल नहीं यार, कार्नोट साइकिल नहीं यार, ब्रेटॉन साइकिल। और ब्रेटॉन साइकिल को ही क्या बोलते हैं, जूल साइकिल। अगर इस ब्रेटॉन की जगह पे जूल साइकिल होता तो वो भी सही था, क्योंकि ब्रेटॉन साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, जूल साइकिल बोलते हैं।
ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जितनी चीजें मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, गैस टरबाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, बताओ जरा, 2 isothermal and 2 isentropic, 2 isentropic and 2 constant volume, 2 isentropic 1 constant volume 1 constant pressure, 2 isentropic and 2 constant pressure। कौन सा सही है बताओ? ब्रेटॉन साइकिल में क्या होता है? कंप्रेसर होता है, कंबसन चेंबर होता है, टरबाइन होता है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज द डी ऑप्शन। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, उड़ जाने चाहिए, विद इन ए सेकेंड होने चाहिए, विद इन ए सेकेंड। और यही गैस टरबाइन की जगह पे रैंकाइन दे देता, गैस टरबाइन की जगह पे रैंकाइन दे देता, तब भी यही ऑप्शन सही होता। इस चीज को आप दिमाग में देख लो कि प्रोसेस तो सेम है, डिफरेंस क्या है वो भी मैंने बता दिया कि वहां पे जो आपका वर्किंग फ्लूइड है वो लिक्विड और गैसियस दोनों फॉर्म में होता है, यहां पे सिर्फ गैसियस फॉर्म में होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात है। आगे क्वेश्चन देखो जरा, द गैस इन कूलिंग चेंबर ऑफ ए क्लोज्ड साइकिल इन ए साइकिल गैस टरबाइन इज कूल्ड एट, जरा देखो जरा, ये है आपका, ये यहां से निकला और कूल्ड किस पे हो रहा है ये पूछ रहा है। यहां से निकलता है टरबाइन पे तो ये प्रेशर को लो कर देता है, टेंपरेचर भी क्या है? लो है, तो वो कूल होगा। और वो किस पे हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर। किस पे हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर। यही क्वेश्चन पूछा है, देखो जरा क्या पूछा है कि द गैस इन कूलिंग चैम्बर ऑफ ए क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन इज कूल्ड एट, कहां है कांस्टेंट प्रेशर? ये बस खत्म, देखने की भी जरूरत नहीं। कब आया? आरआरबी जेईई में आया, बस लैंग्वेज को चेंज किया है बस। आप जानते हो गैस टरबाइन में दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। तो ये हो गया खत्म। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आओ देखो जरा एक, ये देखो, ये भी कितनी बार आया है? 2 बार। इसके लिए इतनी मेहनत की थी मैंने आपको, ये तो चाहता मैं याद भी करा देता क्योंकि आता यही है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कल को आपको अगर रिलेशन पूछ ले इसमें तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए इतना पूरा बताया मैंने कि आपको अगर पूछ ले ना तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये बताया, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। तो क्वेश्चन देखो जरा, क्या है क्वेश्चन कि द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन एयर स्टैंडर्ड ब्रेटॉन साइकिल इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो एंड गामा। तो कौन सा सही होगा बताओ जरा? ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा? नहीं, ये सही होगा। प्रूव किया है यार, इसको तो प्रूव किया है ये, इसमें तो समय लगाना ही नहीं है। और ये सब जितनी चीजें मैं बताऊं विद इन ए सेकेंड वाली हैं, विद इन ए सेकेंड, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखो जरा, ये देखो, ये क्या? द प्रेशर रेशियो ऑफ गैस पावर प्लांट साइकिल करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वर्क आउटपुट फॉर द गिवन टेम्परेचर लिमिट टी मिनिमम एंड टी मैक्स विल बी। बताओ कौन सा सही हो? आरपी मैक्स की बात की है, आरपी मैक्सिमम। वर्क मैक्सिमम कब आएगा? वर्क मैक्सिमम कब आएगा? जब आपका, ये देखो, आप यहां से देखो, सब निकाल चुके हैं, पहले से ही निकाल चुके हैं। यहां पे हम लोगों ने क्या निकाला है? ये हम लोगों ने क्या निकाला? आरपी की वैल्यू निकाली है। ये यहां से भी हम लोगों ने आरपी की वैल्यू निकाली है। और ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू T3 अपॉन T4, ये रिलेशन निकाला था। तो जो आरपी मैक्स की वैल्यू है वो कैसे निकालोगे? इससे पहले भी 2 टर्म और आते हैं। कौन कौन से टर्म आते हैं यार? एक चीज ये भी डिस्कस कर लेते हैं, जरा देखो, इसी में 2 टर्म और आते हैं। एक टर्म क्या है आपका? यहीं पे देखो जरा, आपको ये बता चुका हूं मैं, पहले भी बता चुका हूं, आपको ये तो पता होगा ना, वर्क रेशियो। ये आपको मैंने रैंकाइन साइकिल में अभी बताया था। वर्क रेशियो मतलब क्या बताया था मैंने? टोटल अपॉन क्या बताया था? टरबाइन। यही तो बताया था, यही बताया था।
अब टोटल पे क्या लिखोगे, अगर हम वर्क रेशियो की अगर बात करें तो टोटल में क्या होगा, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क अपॉन टरबाइन वर्क, ये चीज बताई थी। फिर अगर हम इसको अलग अलग थोड़ा करें, 1 माइनस WC अपॉन WT, ये बार बार इसी तरीके से मैं बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये क्या हो जाता है, ये क्या है, निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क। निगेटिव वर्क क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कंप्रेसर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है और कंप्रेसर आपको निगेटिव वर्क देता है और ये टरबाइन आपको क्या देता है, पॉजिटिव वर्क देता है। तो ये जब निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क हो, दैट इज कॉल्ड क्या, बैक वर्क रेशियो। तो अगर आपको बैक वर्क रेशियो बोले, बैक वर्क रेशियो, बैक वर्क रेशियो कितना हो जाएगा आपका, WC अपॉन WT। तो क्या रिलेशन निकलेगा वर्क रेशियो में, वर्क रेशियो ये उसमें भी निकाला था स्टीम टरबाइन, 1 माइनस बैक वर्क रेशियो, ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला है। और एक चीज अब आपको याद रखने वाली है, जो पूछता है कि जो बैक वर्क रेशियो होता है, जो बैक वर्क रेशियो होता है वो गैस टरबाइन के लिए कितना होता है, जो बैक वर्क रेशियो होता है वो गैस टरबाइन के लिए कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि ये पूछता है, ये एग्जाम में पूछता है आपसे। तो ये आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका बैक वर्क रेशियो है ना, बैक वर्क रेशियो की जो वैल्यू है ना वो 0.4 से 0.6 वेरी करती है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे, जो आपका ये जो बैक वर्क की वैल्यू है गैस टरबाइन के लिए वो 0.4 से 0.6। अगर वर्क रेशियो की वैल्यू 0.4 से 0.6 है, अगर बैक वर्क रेशियो की वैल्यू 0.4 से 0.6 है, तो आपका वर्क रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा बताओ आप। अगर बैक वर्क रेशियो की वैल्यू 0.4 से 0.6 है तो आपकी वर्क रेशियो की वैल्यू जाहिर सी बात है 1 से घटा तो 0.4 और 0.6, तो 0.6 से 0.4 होगा। तो सेकंड पार्ट क्या हो गया कि बैक वर्क की रेशियो की वैल्यू इतनी है तो वर्क रेशियो की वैल्यू कितने के बीच होगी, वर्क रेशियो की वैल्यू आपकी 0.6 टू 0.4 है। बस ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और आप ध्यान दो कि जो आपने ये एफिशिएंसी निकाली है यार, ये जो आपने इतनी अच्छी एफिशिएंसी निकाली किस किस पे डिपेंड कर रहा है, जरा बताओ आप। किस किस बात पे आपकी ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी डिपेंड कर रहा है, किस बात पे ब्रेटॉन साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड कर रहा है। तो आरपी की वैल्यू क्या आपने देखी थी यार, आरपी की वैल्यू ये P2 अपॉन P1। तो जो एफिशिएंसी है ब्रेटॉन साइकिल की वो प्रेशर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, गामा पे डिपेंड कर रहा है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपकी ये ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी है, जो ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपका प्रेशर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है और आपके ये गामा पे डिपेंड कर रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका कैसे वर्क रेशियो लिखते हो। कभी कभी जैसे स्टीम टरबाइन में भी मैंने न्यूमेरिकल कराया, उसमें आया तो गैस ब्रेटॉन साइकिल में भी आ सकता है कि वर्क रेशियो क्या होगा। हमेशा याद रखो कि टोटल वर्क डन अपॉन टरबाइन वर्क। और आपका अगर हम बात करें कि बैक वर्क रेशियो क्या होता है, निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क। मतलब निगेटिव वर्क का मतलब कंप्रेसर वर्क, पॉजिटिव वर्क का मतलब टरबाइन वर्क। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी बातें आज हम लोगों ने किसमें कर ली, ब्रेटॉन साइकिल। कि ब्रेटॉन साइकिल में हमने क्या देखा यार कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वर्क रेशियो कैसे निकालते हैं, बैक वर्क रेशियो निकालते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उन पे हम लोगों ने बातें कर ली। ये चीज आप, और क्या डिफरेंस है, क्योंकि प्रोसेस तो गैस ब्रेटॉन साइकिल में और रैंकाइन साइकिल में सेम है, दोनों में सेम है। तो क्या डिफरेंस है गैस ब्रेटॉन साइकिल में और आपके रैंकाइन साइकिल में, क्या डिफरेंस है।
कभी कभी इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है यार। आओ दिखाता हूं मैं, क्वेश्चन एक और पूछा गया है। क्या पूछा गया है जरा देखो। ये तो आप पहले से ही जानते हो कि द वर्क रेशियो ऑफ क्लोज्ड गैस टरबाइन प्लांट डिपेंड अपॉन वर्क रेशियो। वर्क रेशियो को आप ये भी कर लो क्वेश्चन। वर्क रेशियो को आप क्या जानते हो? वर्क रेशियो ये बार बार आपको बताया हूं, क्या? टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क अपॉन क्या? टरबाइन वर्क। अब इस पे जो वर्क रेशियो निकालोगे ना, जो वर्क रेशियो आप निकालोगे RW, आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, 1 माइनस T1 अपॉन T3 RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर में। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो वर्क रेशियो की वैल्यू अगर ये आ रही है, अगर वर्क रेशियो की वैल्यू ये आ रही है आपकी, अगर वर्क रेशियो की वैल्यू ये आ रही, तो अब आप बता सकते हो किस किस बात पे डिपेंड हो रहा है वर्क रेशियो। आपका प्रेशर रेशियो हो गया, टेम्परेचर रेशियो हो गया और स्पेसिफिक हीट रेशियो हो गया, खत्म। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब कहो तो आप इसको प्रूव कर दूं कि ये कैसे आता है, ये कैसे आता है। थोड़ा सा इसमें बस ध्यान देना है, करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि ये कैसे आया है। और देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और ये एसएससी जेईई में भी पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वर्क रेशियो ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन प्लांट है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा ये कहां से आ गया। आया वहीं से, आया आपका वहीं से, जैसे आप निकालते हो वहीं से आया है। वर्क रेशियो क्या होता है? टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क अपॉन क्या? टरबाइन वर्क। ये इसको मैं प्रूव कराऊंगा नेक्स्ट टर्न पे कि ये कैसे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, आपको मॉक कैसे देना है, मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है। और प्रैक्टिस मॉक जो आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाया है ना, वो किस तरीके से, उस पर चर्चा होने वाली है मंडे को। और यार क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़ी बात नहीं है, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट, और ये आप टेस्ट सीरीज से ही बता पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन विद इन टाइम कैसे अटेम्प्ट करोगे वो इंपॉर्टेंट है। मंडे को हम लोग सिविल में भी और मैकेनिकल में भी एक मॉक टेस्ट आपके लिए करा रहे हैं, कि अब बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है यार, समय कम है। टेस्ट सीरीज आप अगर लगा रहे हो, जैसे एसएससी जेईई की है, आप एक बार मॉक फ्री दे के देखो। प्रैक्टिस मॉक में जो दे रखा है, जिस तरीके का पेपर आ रहा है, सिनेरियो जिस हिसाब से पेपर का है, आप देखोगे आपको एकदम एग्जैक्ट लेवल है, एग्जैक्ट लेवल। तो आपको देखो पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं, अभी तक पावर प्लांट का मैं खत्म ही कर दिया हूं। देखो दो ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड इंपॉर्टेंट है और आपका पावर प्लांट। 70 से 75% क्वेश्चन आपका यहीं से आता है, मैकेनिकल के हो तो आप मैकेनिकल में फ्लूइड अगर आपका तैयार है, फ्लूइड अगर आपका तैयार है, और आपका थर्मो का पार्ट तैयार है, थर्मो डायनेमिक्स हो गया, आरएसी हो गया, आपका पावर प्लांट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 50 to 55 क्वेश्चन सिर्फ फ्लूइड और पावर प्लांट से आता है, इसीलिए पावर प्लांट शुरू किया। फ्लूइड भी खत्म करेंगे विद पीवाईक्यू, मजा आ जाएगा आप। लेकिन अभी सबसे पहले आपको अब टेस्ट देने की जरूरत है यार। टेस्ट इसलिए देने की जरूरत है कि आप 120 मिनट में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसी के लिए प्रैक्टिस मॉक आपको मंडे को आपका वो सेशन लाने वाला है कि हाउ टू अटेम्प्ट प्रैक्टिस मॉक, प्रैक्टिस मॉक क्वेश्चन, ये एसएससी जेईई के लिए, कि मॉक टेस्ट आप कैसे लगाएं और उसको पूरा सॉल्व कराएंगे आपको, और वहां पे दिखाएंगे कि क्या खासियत है प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट सीरीज में। आप देखो, एक बार फ्री मॉक दे रखा है, आप लगा के देखो उसको,
प्रैक्टिस मॉक में जाके आप उसमें एक फ्री मॉक दे रखा है, चाहे सिविल वाले हो चाहे मैकेनिकल वाले हो, वहां से जाके आप लगाओ। आप दो चीजें उससे होंगी। दो चीजें क्या होंगी? एक तो आपको एनालाइज कर पाओगे खुद की आपको कितनी तैयारी है आपकी, और दूसरी ये बात है कि आप विद इन अ टाइम 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। तो टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लगाना शुरू करो आप। पीवाईक्यू मैं करा ही रहा हूं, तो मंडे को मिलते हैं मॉक के साथ। चलिए, और जो आपका इसरो, जिस लोगों ने अभी इसरो नहीं ज्वाइन किया टेस्ट, आपको अगर इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन है कि एलाइड पार्ट में क्या है, फ्री मॉक दे रखा है इसरो में, जाके आप लगा सकते हो। जो 5 वहां पे FLT है, फुल लेंथ टेस्ट है, पूरा प्रॉपर इसरो के हिसाब से डिजाइन किया गया है। एलाइड पार्ट में जो आपके फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, और जो भी एलाइड पार्ट में ऐड है वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप जाके वहां से टेस्ट सीरीज ले सकते हो, और आप फ्री मॉक दे रखा है, उससे आप देख सकते हो कि इसरो में किस तरीके के क्वेश्चन है। और इसमें सबसे ज्यादा सीट है यार 163। सीरियस हो लो आप। फिर मिलते हैं मंडे को। थैंक यू।